बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। और इस प्रस्तुत आत्मकथा के लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। आत्मकथा कहते हैं बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और इस पाठ में लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि वो कवि किस प्रकार से बने हैं। तो आज का हमारा पाठ कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। इसके लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। हम शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ता था। वह भारत का जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। लेखक कहते हैं सन 1924 की बात है और लेखक मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में तीसरे दर्जे में अर्थात तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। लेखक कहते हैं कि वो भारत का जागरण काल था, यानी भारत जो है जागरण का समय चल रहा था। समाज सुधार और राष्ट्रीयता दोनों जो है अपने पूर्ण यौवन पर थी। अर्थात हमारे समाज में समाज सुधार के लिए जो है व्यापक तौर पर जो है पहल चलाए जा रहे थे और राष्ट्रीयता भी लोगों के अंदर प्रचुर मात्रा में थी। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी। लेखक कहते हैं कि इसका प्रभाव शिक्षा संस्थाओं पर भी था। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले-उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। लेखक कहते हैं, चूँकि जागरण काल था, समाज सुधारक और राष्ट्रीयता के कारण हमारे शिक्षा संस्था में भी, यानी जो शिक्षा संस्थान अर्थात विद्यालयों में भी जो है कोई न कोई उत्सव आयोजित होता रहता था। लेखक कहते हैं हमारे विद्यालय में भी प्रति सप्ताह कोई न कोई आयोजन होता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं उजले-उजले कपड़े पहन कर के आगे बैठा करता था, बड़ा आनंद आता था। लेखक कहते हैं, संगीत तो मेरे परिवार के रग-रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरिवर अपने दिनों में ब्रज की रासलीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिताजी पंडित ब्रजकिशोर शास्त्री को भी स्वरताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी माँ जीजी के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही न था। लेखक कहते हैं कि हमारे परिवार में भी संगीत रग-रग में बसा हुआ था। हमारे परिवार में भी लोग संगीत के प्रेमी थे। लेखक के जो नाना जी हैं नंदन गिरिवर, वो अपने समय की ब्रज रासलीलाओं के कवि हुआ करते थे, गाने वाले हुआ करते थे। लेखक के पिता जो कि पंडित ब्रजकिशोर शास्त्री थे, वो भी स्वरताल के अच्छे ज्ञाता थे। और लेखक की जो माँ है जीजी, उनके बिना तो जो है मोहल्ले की स्त्रियों को कोई गीत वाद्य में आनंद ही नहीं आता था। लेखक कहते हैं, मैं अपने माता-पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिली। लेखक कहते हैं कि मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान था, जिसके कारण संगीत भी मुझे विरासत में, यानी जो माता-पिता के अंदर गुण थे, वह गुण मुझ में भी थी। इसके साथ-साथ संगीत भी जो थी, वह मुझे विरासत में मिली, अर्थात अपने माता-पिता के द्वारा मुझे संगीत का ज्ञान भी मिला। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी, तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। लेखक कहते हैं कि इसी बपौती के कारण अर्थात संगीत जो हमें मुझे विरासत में मिलने के कारण मैं अपने विद्यालय में संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। और जब भी गणेश चतुर्थी पड़ता, तो उस अवसर पर जो विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी, तो मैं उसका बनचट्टा अर्थात मुखिया बन जाया करता था, उसमें आगे रहा करता था। लेखक कहते हैं, लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोहों में कोई महत्व नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था और जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया है। लेखक कहते हैं, संगीत के ज्ञान के कारण मुझे विद्यालय या सभा समारोह में कोई महत्व नहीं मिला, क्योंकि लोग मुझे समारोह में संगीत सुनने के लिए बुलाते ही नहीं थे। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ सरासर अन्याय था, क्योंकि मुझे संगीत का अच्छा ज्ञान भी था और मैं अच्छा गाता भी था, परंतु लोग मुझे आमंत्रित न करके मेरे साथ अन्याय कर रहे थे। और लेखक कहते हैं, और मुझे पता है कि मुझे अन्याय बिल्कुल सहन नहीं है। लेखक कहते हैं, तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएँ सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर-अनादर की सूचना
तालियों द्वारा ही प्रकट होती हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा इसी दौरान कि संगीत के लिए तो नहीं अपितु लोगों के मन में कविता की अधिक कद्र है, अर्थात कविता को लोग अधिक सुनना पसंद करते हैं और कविता को संगीत से ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने पाया कि जो मेरे साथी मित्र थे उनको संगीत के लिए नहीं बल्कि कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाता था और बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता था, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे और आदर अनादर की जो है सूचना तालियों के द्वारा प्रकट होती थी कि अच्छी कविता है या बुरी कविता है या कैसी कविता है, उसको लोग तालियों के द्वारा प्रकट किया करते थे। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट बड़ी क्षीण होती है और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते हैं, मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों की खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। लेखक कहते हैं कि जब मैं देखता कि जो मेरे साथी मित्र हैं, जब वो संगीत सुनाते तो तालियों की गड़गड़ाहट बहुत क्षीण होती, बहुत थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो भी कोई अध्यापक ही जो है तालियां बजाया करता था संगीत सुनने के बाद, लेकिन जब कोई कविता सुनाता तो जिस तरह तालियों की गड़गड़ाहट होती, उसको देखकर मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता और मेरे मन में भी कविता सुनाने की लालसा उठने लगी। तो इस प्रकार से लेखक को कविता में रुचि आना शुरू हुआ, क्योंकि संगीत में तो कोई सुनता नहीं था और न ही संगीत सुनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं भी अब कविता सुनाने के लिए लालायित होने लगा कि मैं भी कविताएं सुनाऊं। लेखक कहते हैं मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। लेखक कहते हैं कि उन दिनों मथुरा के जो ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे नवनीत चतुर्वेदी, वो जीवित थे और उनकी एक अच्छी शिष्य मंडली थी, अर्थात शिष्यों का एक अच्छा समूह उनके पास था। इन शिष्यों को ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित्त सवैये कंठस्थ होते थे। इन शिष्यों में अधिकतर ऐसे शिष्य हुआ करते थे कि जिनको ब्रजभाषा के सुंदर सुंदर कवित्त और सवैये याद रहते थे। कंठस्थ का अर्थ होता है बच्चों याद होना, जो भली प्रकार से कंठ में समाया हुआ हो या याद किया गया हो भली प्रकार से। वसंत उत्सव के फूल डालो, सावन की हिंडोलों और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पंडित दंगल जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्त सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। लेखक कहते हैं कि जब भी वसंत उत्सव का समय होता या जो है सावन के हिंडोले बच्चों कहते हैं झूलों को, या सावन के झूले पड़ते या कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह पर जो है इनके पंडित यानी कि इनके जो शिष्य थे उनकी दंगल जुटा करती थी, अर्थात कविता करने वाले आया करते थे और कविता की दंगल हुआ करती थी, जिनको दूर दूर के कवित्त सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। यानी कि जब ये कविता की दंगल हुआ करती थी तो उस कविता की दंगल में दूर दूर से कवित्त और सवैया पढ़ने वाले जो है कवि मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती थी। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे। लेखक कहते हैं कि जो कविता पढ़ने वाले लोग आया करते थे उनमें कविता की हार जीत की बाजी लगा करती थी और उन कवियों में एक रामलला जी थे जो हमारे ही पड़ोसी थे, अर्थात लेखक के पड़ोसी थे और अकेले ही वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको पावस पर अर्थात वर्षा ऋतु पर सैकड़ों छंद याद थे। छंद कहते हैं बच्चों कविता की पंक्तियों को, उनको सैकड़ों छंद याद थे। यूँ वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। मैंने रामलला जी से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी अब ब्रजभाषा के पुराने कवित्त सवैये याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बता कर सुनाने लगा। लेखक कहते हैं कि जो तो रामलला जी उम्र में मुझसे थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में, अच्छे लोगों में उनकी गिनती हुआ करती थी। लेखक कहते हैं कि मैंने रामलला जी से मेल जोल अर्थात उनसे मित्रता बढ़ाना शुरू कर दिया और अब मैंने भी क्या किया, ब्रजभाषा के कवित्त और सवैये याद करने लगे और उसे याद कर के अपने विद्यालय में सुनाने लगा और लोगों से कहता कि ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं, अर्थात अपना बता कर लेखक जो है विद्यालय में कवित्त और सवैये सुनाने लगे। लेखक कहते हैं शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं इन छंदों को सुनाया करता था कवित्त सवैये को, तो मैं देखता कि अक्सर जो ये मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान जैसे कवि हैं, ये कवियों का नाम है बच्चों। मतीराम कवि हुए, भूषण कवि थे, पद्माकर जी भी कवि थे,
ग्वाल, रसखान और नवनीत ये सब अपने समय के ब्रजभाषा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग इन कवियों की जो है रचनाओं को पहचान जाया करते थे, क्योंकि वो उन्होंने पहले से इन कवियों की रचनाओं को सुन रखा होता है। लेखक कहते हैं पहचानने के बाद उसमें सुनने वालों के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलला जी से खुशामद कर के अपने नाम से कविताएं लिखवाने लगा और विद्यालय के उत्सवों में छाती तानकर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। लेखक कहते हैं कि जब मैं देखता कि अधिकांश लोग इन कवियों की रचनाओं को जानते हैं और उतना जो है प्रेम से नहीं सुनते थे, उतना आदर नहीं देते थे जितना देना चाहिए, तो मैंने अपनी राह बदल दी, अर्थात मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और मैं रामलला जी से खुशामद करने लगा, अर्थात विनती करता और उनसे कविताएं लिखवाता और अपना नाम लगा करके उसे सुनाया करता था, छाती तान कर, अर्थात बड़े गर्व के साथ विद्यालय में सुनाया करता था। लेखक कहते हैं थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ। तभी मूछ मुड़ाते ही ओले पड़े। अब लेखक कहते हैं कि जब मैंने रामलला जी से कविताएं लिखवा कर सुनाना शुरू किया तो लोगों को जो है थोड़े ही दिनों में लोगों का रौब मुझ पर जम गया कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ, अर्थात मैं भी कविताएं कर लेता हूँ, ऐसा लोग सोचने लगे। और तभी मूड़ मुड़ाते ही ओले पड़े, अर्थात एक समस्या के ख़त्म होते ही दूसरी समस्या आकर जो है मुझ पर पड़ी। ये बच्चों मुहावरा है, मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना एक प्रकार का मुहावरा है। अब लेखक पे क्या समस्या आई वो आगे कहते हैं। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। लेखक कहते हैं हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश हुआ करती थी, एक पंडाल लगता था जिसमें कवि सम्मेलन भी हुआ करता था। लेखक कहते थे इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। कि इस कवि सम्मेलन जो हुआ करता था उसमें 1 घंटा पहले ही समस्या दी जाती थी कि इस विषय पर, इस शीर्षक पे आपको कविता लिखना है और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर, अर्थात 3 ऐसी कविताएं चुनी जाती थी जिसको कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे उन कवियों में से। लेखक कहते हैं इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी, अर्थात जो विद्यालय हुआ करते थे वो भी अपने यहाँ से छात्र कवियों को, यानी ऐसे बच्चों का नाम भेजती थी जो कविता करते हैं। लेखक कहते हैं इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया था, अर्थात इस बार इस नुमाइश में मेरा नाम प्रतियोगिता के लिए भेज दिया गया था, अर्थात लेखक का नाम भेजा गया। लेखक कहते हैं मैंने सुना तो मुझे काठ मार गया, घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। लेखक कहते हैं कि जब मैंने यह सुना कि मेरा नाम नुमाइश में भेज दिया गया है कविता के लिए, तो मुझे काठ मार गया, अर्थात मैं भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित, हड़बड़ा जाना। लेखक कहते हैं कि मैं जो है आश्चर्यचकित रह गया और मैं घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया, क्योंकि लेखक तो कविता करना जानते ही नहीं थे, इसलिए वो घबरा गए और अपने क्लास टीचर के पास गए। लेखक कहते हैं मेरे क्लास टीचर कामेश्वर नाथ जी वे पक्के आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी के मित्र थे, मुझ पर भी बड़ा स्नेह रखते थे। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ सा देखकर वह बोले भुसुर जी क्या बात है। लेखक कहते हैं कि जो लेखक के क्लास टीचर थे जिनका नाम कामेश्वर नाथ जी था, वे पक्के आर्य समाजी थे और लेखक के पिता के मित्र भी थे, अर्थात लेखक के पिताजी के दोस्त भी थे। और लेखक कहते हैं कि जब मुझसे स्नेह भी करते थे क्योंकि पिता के पहचान वाले थे। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे चुपचाप इस तरीके से देखा तो मुझे उन्होंने पास बुलाकर कहा कि क्या बात है भुसुर जी, अर्थात ये जो शब्द है लेखक के जो शिक्षक हैं क्लास टीचर, उन्होंने लेखक के लिए प्यार से प्रयोग किया। लेखक कहते हैं मैं धरती की ओर ताक रहा, देखता रहा। उन्होंने समझा कि किसी से पिटकर या किसी को पीटकर आया है, ज़रा रुखाई से पूछा बताओ ना क्या बात है। लेखक कहते हैं कि मैं धरती की ओर ताक रहा था, अर्थात मैं नीचे की ओर देख रहा था, और तो मेरे क्लास टीचर जो कामेश्वर नाथ जी थे वो समझ गए कि या तो मैं किसी से पीट कर आ रहा हूँ या मैं किसी को पीट करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने ज़रा रुखाई के साथ पूछा बताओ क्या बात है। मेरे मुँह से कि फिर भी कोई बोल नहीं निकला, लेकिन मेरी आँखों की आर्द्रता और मुँह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले बोलो बेटा क्या बात है। लेखक कहते हैं कि मेरे मुँह
जब इतना भी क्लास टीचर ने कहा मेरे कामेश्वर नाथ जी ने, तो मेरे मुँह से कोई भी बोली नहीं निकली, अर्थात मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरे आँखों में आर्द्रता थी। आर्द्रता का मतलब होता है बच्चों नमी। मेरे आँखों में आँसू थी और मुँह पर बेबसी, यानी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मैं अब अपनी जो है झूठ को किस प्रकार से प्रकट करूँ। लेखक कहते हैं तो उन्होंने अपनी रुखाई को ठंडा किया, अर्थात बहुत ही कोमलता से, अर्थात अपनी क्रोध को कम किया और बड़ी कोमलता से उन्होंने जो है मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने मुझे पुचकारते हुए अर्थात प्रेम से कहा कि बोलो बेटे क्या बात है। अर्थात लेखक के जो शिक्षक हैं कामेश्वर नाथ जी, उन्होंने मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। लेखक कहते हैं कि जब ऐसा पूछना था शिक्षक का, तो लेखक हकलाते हुए बोल पड़े कि क्या आपने मेरा नाम नुमाइश के लिए अर्थात कविता करने के लिए मेरा नाम भेजा गया है। उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूँगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा अपने शिक्षक से, तो उनके शिक्षक ने कहा कि हाँ, उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने कहा, हाँ कि तुम्हारा नाम भेजा गया है, शाम को तुम पंडाल पर आ जाना, अर्थात उस स्थान पर आ जाना जहाँ नुमाइश होने वाली है, जहाँ कविता होने वाली है, तुम वहाँ आ जाना, मैं भी वहीं मिलूँगा। लेखक कहते हैं कि मैं कुछ कहता इसके पहले ही शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए, अर्थात मैं कुछ बोलना चाहता था परंतु बोल नहीं पाया। वह कहने लगे, झिझक तो शुरू में होती ही है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। इस समय सोचता रहा कैसे कहूँ कि नहीं न कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया कि जी मैं तो कविताएं सुनाया करता हूँ, वे सब पराई होती हैं। लेखक कहते हैं कि पहले तो मेरे शिक्षक ने कहा कि झिझकना तो शुरू में होता ही है, कि अब पहली बार जब कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होता है तो झिझक होती है। लेखक कहते हैं कि उनके शिक्षक समझाते हैं कि परंतु तुमने कब से झिझकना शुरू कर लिया। लेखक अब भी सोच रहे थे कि वो अपनी बात कहें या न कहें, और अंततः उन्होंने साहस करके अपने शिक्षक को ये बात बता दी कि जो कविताएं मैं सुनाया करता था वो कविताएं मेरी नहीं हुआ करती थी, बल्कि पराई कविताएं हुआ करती थी, यानी दूसरे की लिखी हुई। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुराकर बोले, धत तेरी की, पर अब तो क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है, तुम्हारे न जाने से बड़ी बदनामी होगी। लेखक कहते हैं कि पहले तो अगर कोई अन्य अवसर पर मैंने ऐसी गलती की होती, तो मेरे जो गुरुजी हैं कामेश्वर नाथ जी, वो मेरे कान को मलते सुर्ख कर देते, यानी लाल कर देते, मेरे कान को इतनी ज़ोर से वो मलते। परंतु चूँकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने कहा कि धत तेरी की, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा और कहा कि हमने तो विद्यालय से तुम्हारा नाम भेज दिया है और अगर नहीं गए तो बड़ी बदनामी होगी। मैं इसका जवाब क्या देता? लेखक कहते हैं मैं क्या जवाब देता, मेरे पास इसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह भी कुछ देर चुप सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आँखों में चमक गया हो। ऐसे उत्साह में भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं, देखो वहाँ मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी, यही है, आई है, गाई है, सुहायो है आदि। तुम ऐसा करना कि जो समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना। लेखक कहते हैं कि अब थोड़ी देर तो उनके जो शिक्षक कामेश्वर नाथ जी थे चुप रहे, और फिर बाद में वो बोले कि जैसे लेखक का भविष्य उनके जो है आँखों में चमक गया हो। उन्होंने उत्साह में भरकर कहा कि कविता करना तो बहुत आसान है, तुम घबराओ मत, क्योंकि वहाँ नुमाइश में मामूली समस्याएं ही दी जाती हैं, जैसे आई है, गाई है, सुहायो है इत्यादि। तो सबसे पहले जो समस्या दी जाए तो उसके 3 तुक बना लेना। तुक बच्चों तुकांत शब्दों को कहते हैं, जिन शब्दों का अंत में तुक मिलता है उसे तुकांत कहते हैं। लेखक के शिक्षक आगे कहते हैं, उदाहरण के लिए आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है, एक और लिख लेना। समझ गए ना? मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। तो बताओ सुहायो है कि क्या तुक बनाओगे? सारी हिचक हवा हो गई और मैंने तड़ाक से कहा, आयो है, गायो है, भायो है। अब लेखक के शिक्षक उन्हें बताते हैं कि मान लो जैसे समस्या दी गई है आई है, तो सबसे पहले इसकी 2 तुकांत तुम लिख लेना, 2 से 3। छाई है, भाई है, एक तरफ लिख लेना। अब तुम समझ गए। अब लेखक कहते हैं कि मैंने छंद रचना का जो पहला जो पाठ था मैंने हृदयंगम कर लिया, यानी भली प्रकार से मेरे हृदय में बैठ गया कि कविता किस तरीके से लिखी जाएगी। अब लेखक के शिक्षक ने जब उन्हें कहा कि सुहायो होए का तुकांत क्या हो जाएगा, तो लेखक कहते हैं मेरी सारी हिचक दूर हो गई, यानी मैं अब बिना घबराए ही मैंने झट से जवाब दे दिया कि गायो है,
आयो है और भायो है। ऐसा मैंने उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि लेखक की अभिहिचक दूर हो गई और उन्हें कविता करना आने लगा था।